हाँ अभी अकबर इज बैक। चलो बताओ। फिर आवाज नहीं आ रहा उसका। आएगा आएगा। क्या दे रहा है? हाँ हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ आ रही है आवाज, बोल। बोलो साहब बोलो। सर इससे अच्छा तो हम लोग उस पे कर लेते अपने वाले पे। अरे यार ठीक है बात तेरी, लेकिन इस पे बहुत सारी फैसिलिटीज है, रिकॉर्ड हो रहा है, डाटा बन रहा है, सीमेंस को पता चल रहा है हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे कैलेंडर में दिखाई दे रहा है, तेरे कैलेंडर में दिखाई दे रहा है, कोई बंदा इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करेगा मीटिंग प्लान करने पे। बहुत सारे इशू है और ये सब लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग वर्क फ्रॉम होम है। और इसमें मुझे तो लगता नहीं कुछ इशू है, हम सब तो बात कर पा रहे हैं ना, अकबर को कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ठीक है, कहाँ गया अपना धीरज, कहाँ गया धीरज? सर तुम स्टार्ट करो यार, वो तो लास्ट के एपिडेमोलॉजी और टॉक्सियोलॉजी रह रही है। मैं स्टार्ट करूँ सर? हाँ स्टार्ट करो, वो दोनों पार्ट बताओ जो बचे हुए हैं। अरे वो इम्पोर्टेंट है कैसे। हेलो। हाँ अभी आ गया। हाँ सर आवाज आ रहा है। हाँ आ आवाज रहा है, आ रहा चलो है। अभी बताओ। हम्म, हेलो, मैं अकबर बोल रहा हूँ, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है हाँ सर। आ रहा है बोलो। हाँ, तो मैं अभी ईयरफोन हटा दिया था इसके लिए आ रहा लगता हाँ बढ़िया, ईयरफोन दूर ही रखो। है। चलो। हेलो। हाँ आवाज आ रहा है बढ़िया, ईयरफोन दूर रखो, बताओ। दूरी रखे थे। अच्छा, अभी नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन है। hazardous substances का definition है, they are any material or item that has the potential to harm the humans, animals or the environment. They can act directly or through in interaction with the other factors का। ये तो hazardous substances का एक definition है, मैं बाहर से लिया था ये। तो इसमें जो मटेरियल है, आइटम है, तो उसको पोटेंशियल है कि वो हार्म, ह्यूमंस को हार्म कर सके और एनिमल्स को, एनवायरनमेंट को। तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो अदरवाइज इंटरेक्शन विद अदर फैक्टर्स। मतलब इसमें भी एक रेंज होता है कि हजार्डियस सब्सटेंसेस का ये कितना पीपीएम पे आदमी को इफेक्ट कर सकता है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। और जनरली हजार्डियस मटेरियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोस है। तो हजार्डियस मटेरियल्स हम लोग टॉक्सिक में, रेडियो एक्टिव में, करोजिव में, क्राइसोजेनिक में, फ्लैमेबल में, रिएक्टिव में, एक्सप्लोजिव में, ये ऐसा डिवाइड कर सकते हैं इसको। इसमें सम सब्सटेंसेस कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवो, कार्सिनोजेनिक है, कॉम्बिनेशन भी रहता है, कोई भी टॉक्सिक हो सकता है, रेडियो एक्टिव, दो भी मिलके भी हो सकता है, करोजिव हो सकता है, ऐसा। एग्जाम्पल है बेंजीन है। बेंजीन ये फ्लैमेबल भी है एंड टॉक्सिक भी है, तो ये एक डेफिनेशन है। और इसमें क्लासिफिकेशन, मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है कैटेगराइज हजार्डियस सब्सटेंस का, यहाँ पे लिखा था। आगे बढ़ूं सर? हाँ हेलो। हाँ सबसे पूछो यार, सब लोग अनम्यूट कर सकते हो भाई अब, अगर पीछे से किसी की आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ से मैं अभी रेफरेंसेस लिया हूँ, ये सभी रेफरेंसेस इसमें डाला हूँ यहाँ पे। वेब और जो एड्रेस भी दिया हूँ, कॉपी करके उसमें जाके हम लोग भी देख भी सकते हैं। जैसा NFPA है, DOT है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ACGH है, वॉशर्स है। ठीक है, तो हजार्डियस सब्सटेंसेस का सम एग्जांपल्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी का इससे लिया हूँ रेफरेंसेस। जैसा H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है, अमोनिया है, क्लोरीन है, जैसा स्प्लिन है, रेडिएशन है, LPG है, LNG है। जैसा अभी हमारे टॉपिक में ये लास्ट दो वाले है, एक लेड है, एक एस्बेस्टस है। ये दोनों के ऊपर हम लोगों मेरे को मिला था टॉपिक, इसको दो पे बताना है करके इसके यूजेस में। अकबर पिछली स्लाइड करेगा क्या एक बार, सबस्टांस से पिछली, इससे पिछली। ये सर, आगे। और आगे। चलो रुको एक मिनट, अरे यार आगे मतलब इससे अगले वाली स्लाइड तुमने, चलो बस रुको। यही है, ये जो मटेरियल दिखा रहे हैं ना पीछे यार, ये नहीं यार, इससे पिछली अकबर, इससे पिछली। बस रुको, ये जो मटेरियल दिखा रहे हैं ना इधर,
टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव, क्रोजिव, क्रायोजेनिक, फ्लेमेबल, रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव। तो इनकी ही मेजरमेंट होती है, और जो धीरज बताएगा इनमें से 2 आइटम बताएगा कि कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर नॉइज भी है, वाइब्रेशन भी है, और मेंटल हेल्थ भी है, वो भी बताएंगे कैसे मॉनिटर करते हैं। तो खाली यहाँ पे आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है होता क्या है, उसके बाद पार्ट में कैसे हम असेस करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। चलो भैया अकबर अब आगे चलो। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू hazardous substances का है, इंक्लूडिंग कार्सिनोजेंस है एंड म्यूटेजेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्सिनोजेंस का मतलब क्या है? ये कार्सिनोजेंस का मीनिंग होता है ये मिक्सचर्स which include the cancer or increase its इंसिडेंस को इंक्रीज करता है। जैसा अभी कैंसर इज द डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। जैसा हम लोग अभी हेल्थ हैजर्ड के ऊपर 2 दिन के नीचे कल ही जैसे बताए थे धीरज ने, तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि सेल्स एंड देयर एबिलिटी टू माइग्रेट फ्रॉम द ओरिजिनल साइड एंड स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कार्सिनोजेन का काम ऐसा होता है कि जैसा हम लोग बोले थे कि कल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स एक दूसरे का इस पे ही काम करता है करके, लेकिन ये कार्सिनोजेंस क्या करता है कि अनस्टॉपेबल ग्रोथ ये कर देता है कि जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि कैंसर हो गया, तो उसमें क्या करता है कि जो वहाँ पे ऐसा आता है कि एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है और ह्यूज क्या बोलते हैं उसको बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। ऐसा ही म्यूटेजेंस मतलब ये परमानेंट चेंज लेके आते हैं जो स्ट्रक्चर में या सेल्स में क्या है, ये म्यूटेजन क्या है, तो एक परमानेंट चेंज हमारे इसमें लेके आ जाता है कि यूज टू एजेंट्स इंक्रीजिंग द अकरेंस ऑफ द म्यूटेनेंस। मेनी म्यूटेजेनिक सब्सटेंसेस आर आल्सो ए कार्सिनोजेनिक बट नॉट ऑल। ये इसमें कोई कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं बट सभी म्यूटेजेंस कार्सिनोजेनिक नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी डेफिनेशंस है, तो गो थ्रू एक बार जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ये जैसा हम लोग जीएचएस कल बात किए थे हम लोग ने, आगे भी उसमें आएगा। ये सिंबल रहेगा जीएचएस का सिंबल, ये सीएमआर हजार्ड्स में। ये हेल्थ हजार्ड का सिंबल होता है एक्चुअली। ये इसमें सीएमआर ही नहीं आता, और भी चीजें आती हैं, ठीक है। वो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना जो, वो भी हेल्थ हजार्ड है, ये भी हेल्थ हजार्ड है, लेकिन ये जो हेल्थ हजार्ड होता है ये सीरियस हेल्थ हजार्ड्स में आता है। तो हमारे अभी हमें टॉपिक की हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्थ के बारे में, हेल्थ को hazardous substances का। तो hazardous substances ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फ्लैमेबल से भी ज्यादा, फ्लैमेबल भी रहता है, कार्सिनोजेनिक भी रहता है, लेकिन ये कार्सिनोजन से म्यूटेजन से है तो ये केवल हेल्थ के ऊपर ही, हमारे हेल्थ के ऊपर ही ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये कार्सिनोजेंस को म्यूटेजन का ये पिक्चर ये हेल्थ हजार्ड का ही रहेगा सीएमआर में, ऐसा। चलो चलो। यू क्लासिफिकेशन ऑफ द सीएमआर सब्सटेंसेस का देखिए, क्लासिफिकेशन का टेबल है, इसमें कैटेगरी 1A 1B 1 2 3 4 करके 4 कैटेगरीज है। तो इस कैटेगरी 1 में पोटेंशियल फॉर ह्यूमंस बेस्ड लार्जली ऑन ह्यूमन एविडेंस, इसमें ये करते हैं क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है कि इसमें कौन सा कैटेगरी में कौन सा आता है करके। तो इसमें भी आप जो केमिस्ट्री वाले हैं या नहीं तो एक बार इसको भी गो थ्रू जाएंगे तो ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपको दिया था। इसमें मैं थोड़ा सा लाइटली बता देता हूँ। कैटेगरी 1 में कौन सा आता है, कार्सिनोजेन टू ह्यूमंस, 2A में प्रॉबली कार्सिनोजेन टू ह्यूमंस, 2B में पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, 3 में आता है नॉट क्लासिफाइबल एज टू इट्स कार्सिनोजेनिसिटी टू ह्यूमंस, 4 में आता है कि probably not carcinogenic to humans, ठीक है। इसमें सीएमआर आ रहा है, सीएमआर बार बार आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म एक बार बताएंगे। सीएमआर ये सामने ही है, पढ़ दे। तो पहले दिन से ये बता रहे थे ना कि कार्सिनोजेनिक, म्यूटेजेनिक एंड रिप्रोडक्टिविटी करके। हेलो
ये 3 है ना, कार्सिनोजन, म्यूटेजन एंड ठीक है ठीक है ठीक है। रिप्रोडक्टिव रेप्रोटॉक्सिक। एक ही बात है, रिप्रोडक्टिव है रिप्रोटॉक्सिक। चलो। The substance can have one or more of the CMR hazards. When it has more, it is classified and according to the evidence for the each type of hazard. For example, इसमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस दो तरीके के भी हो सकते हैं, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, म्यूटेजन भी हो सकता है, या नहीं तो कार्सिनोजेनिक और रिप्रोटॉक्सिक भी हो सकता है, या नहीं तो म्यूटेजन रिप्रोटॉक्सिक भी हो सकता है, या नहीं तो तीन भी हो सकता है। ऐसा कैटेगराइज है। तो इसमें नंबरिंग भी दिया गया है एज ए यू, जैसा जब से मैं स्टैंडर्ड बोला था ना उसका बराबर। कार्सिनोजन है कैटेगरी 1A और 1B में H340 करके है। ये क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट्स कर सकते हैं। ऐसा ही कैटेगरी 2 में H341 ये नंबरिंग देता है, जैसा हमारे MSDS में जिसमें भी हम लोग जो नंबरिंग होता है ना, जैसा CSR नंबर बोले थे, CMR नंबर बोले थे, कल CAS ऐसा कुछ नंबर बोले थे, ये नंबर्स उसमें आते हैं। ठीक है। म्यूटेशंस है H350 में काज कैंसर है, H350 सस्पेक्टेड ऑफ द काजिंग कैंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट करता है हमारा जो बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी जो प्रोड्यूस होता है हमारे इसमें, उसमें उसके ऊपर ज़्यादा ये करता है। जैसा हमारा सेक्सुअल स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हैं। ये H360 है में डैमेज द फर्टिलिटी आर द अर्बन अनबॉर्न चाइल्ड। ये कैटेगरी 2 में ऐसा आता है कि सस्पेक्टेड ऑफ द डैमेजिंग फर्टिलिटी आर द अनबॉर्न चाइल्ड में काज द हार्म टू ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन के। तो ये कौन सा ये कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर ये फॉरेन का ही है, इंडियन का ये नहीं है। जैसा EU स्टैंडर्ड्स का बराबर लिया था, कौन बंदा कौन सा फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कौन बंदा उससे ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है करके। जैसा बेंजीन के लिए रिफाइनरी में है, गैरेज में है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल करते हैं। इससे जो बंदा ज़्यादा एक्सपोजर रहता है कि जैसा ऑपरेटर है, मेंटेनेंस वर्कर है, मैकेनिक है, रोड टैंक ड्राइवर है, तो ये लोग इसमें ये करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा किससे एक्सपोजर हो सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन मिक्सचर से। ये बेंजीन एक ही प्रोडक्ट में नहीं, बहुत सारे इसमें मिलता है कि जैसे पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन मिक्सचर में। ठीक है। ऐसा ही बेरिलियम है, ब्यूटाडिन है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा एग्जाम्पल्स के लिए बताया गया है। तो कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर अब तक जो बोले थे, तो ये अभी तक हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कौन सा एक्सपोजर हो सकता है, उसका कैटेगरीज क्या है और उसका डेफिनेशन क्या होता है, hazardous सब्सटेंसेस का क्या क्या स्टैंडर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कर। ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स के ऊपर, जैसा कंट्रोल मेजर्स हम लोग ऐसा करते हैं कि एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड PP इसके बारे में हम लोग ऐसा करके हम लोग हेरिटेज ऑफ द कंट्रोल्स हम लोग लेते हैं। लेकिन हजार्डियस सब्सटेंसेस में हम लोग क्या है, एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट को इंजीनियरिंग कंट्रोल में ही आता है। वो कैसा हम लोग वो प्रोसेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है लो हजार्डियस वाले में लो हजार्डियस सब्सटेंसेस को उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आगे भी आएगा वो। तो where the use of hazardous materials cannot be eliminated or substituted, the following measures may be used to control the exposure in descending order of the priority। ठीक है। तो इसमें first of all engineering controls are the most effective methods because they remove, isolate or reduce the source of the hazard rather than lessen the damage that may result from the hazard. Control must only come after the anticipation and the recognition of hazard there। तो इसमें भी eliminate इसी में आ जाता है। और substitution of the hazard material or industrial process with a non-hazardous one is the best way to remove a hazard at the source. It totally eliminates exposure to materials that are hazardous। ऐसा इसी में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो भी आया, लेकिन ये इंजीनियरिंग कंट्रोल ही है। इंजीनियरिंग कंट्रोल मीन्स हम लोग वहाँ पे प्रोसेस में चेंज लेके आ रहे हैं। ये स्पेशली फॉर हजार्डियस सब्सटेंसेस का थिंकिंग में ही सोचिए
ये बाकी का नहीं है। ओनली हजार्डियस सब्सटेंसेस को ही हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अदर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स सच एज मैकेनिकल वेंटिलेशन है, पेनोमेटिक डस्ट ट्रांसफर है एंड प्रोसेस एक्सपोजर है। ऐसा into the work process they are less dependent on the chemical users who unfortunately is subject to human errors है उन लोगों का। some techniques used in the engineering controls क्या होता है कि substitution of the hazardous material with a less or non hazardous material है। substitution of hazardous process जब से वाला है कि hazardous material है, ये अभी hazardous process विच एन inherently safer process है। प्रोसेस और इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन है, आइसोलेशन और टोटल एनक्लोजर है, वेंटिलेशन है, रिडक्शन ऑफ प्रोसेस टेम्परेचर है, यूज ऑफ इक्विपमेंट दैट रिक्वायर द लेस मेंटेनेंस है, यूज ऑफ इक्विपमेंट हु नो मूविंग पार्ट सील है। ऐसा ये सभी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ये तो हम लोगों को भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये होता है कि ऐसा ट्रेनिंग्स होते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग्स बोलते हैं, या वर्क आवर्स को रिड्यूस करना करके बोलते हैं, वहाँ पे हाउस कीपिंग मेंटेन करना पड़ता है करके। तो यहाँ पे हजार्डियस सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मैनेजमेंट ऑफ चेंज करके आता है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ भी प्रोसेस में कुछ भी छोटा सा भी चेंज हुआ तो चेंज क्या होता है कि सबको पता होना चाहिए। जहाँ पे कहाँ पर भी न्यू प्रोडक्ट हम लोग उसमें ये न्यू प्रोसेस वहाँ पे इंक्लूड किए थे तो वो सबको पता होना चाहिए। इसी को मैनेजमेंट ऑफ चेंज करके बोलता है। और हम लोग जैसे मॉनिटरिंग करते हैं, गैस मॉनिटरिंग करते हैं, गैस टेस्टिंग करते हैं, आगे भी ये किया था। ऐसा पुराना टनलिंग में हम लोग जहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे फाइव गैस का एक ही मिशन रहता है कि डिटेक्ट करते थे, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग करते थे। वहाँ पे बाहर पे उसको पूरा रीडिंग्स लिखते थे कि वो LEL UL के अंडर में है ही नहीं है करके, ठीक है। जैसा प्लान्स भी इसमें आता है, जैसा हम लोग जहाँ पे प्लान ये करते हैं वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। तो इसमें और भी है परमिट टू वर्क के सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आता है कि वर्क प्लेस इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। अरे बोलो भाई कुछ पूछ रहा है, ठीक है क्या? सही है। नदीम कहाँ गया हमारा? दानिश और नदीम तो बोलते ही नहीं। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसा जो क्लॉथिंग है, जैसा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज क्लॉथिंग और डिवाइसेस वांट टू हैव आइसोलेट अ पर्सन फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू हजार्डियस मटेरियल or the situation. PPEs reduces or eliminate the risk of the injury by interrupting the routes of entry. जैसा इनहेलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन है, ये मेनली हम लोग यहाँ पे हजार्डियस सब्सटेंसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हजार्डियस मटेरियल इनटू द बॉडी, रिकमेंडेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल इज ऑफन लिस्टेड इन इट्स MSDS में भी रहता है। Sometimes personal protective equipment may be needed along with the engineering control. इंजीनियरिंग कंट्रोल लेने के बाद भी हम लोगों को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसा, जैसा वेंटिलेशन सिस्टम ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है, रिड्यूस द इनहेलेशन हजार्ड ऑफ ए मटेरियल। लेकिन उसके लिए ग्लव्स एप्रॉन्स भी पहनना पड़ता है क्योंकि वो स्किन कांटेक्ट में ना आएगा, ठीक है। वाटर भी हम लोग पीपीएस को कुछ भी कितना भी कंट्रोल्स लो, पीपीएस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये कभी भी पीपीई उसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये हजार को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। उससे जो हम लोगों को जो हो सकता है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। शुड बी यूज्ड ओनली वेयर अदर कंट्रोल मेथड्स आर नॉट येट इफेक्टिव और इनएडिक्वेट, ठीक है। दिव्यम कुछ पूछना चाह रहा है अकबर, दिव्यम कुछ पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा था सर, जैसे अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पीपीएस का नाम मतलब सामने आ रहा है, जैसे अभी डॉक्टर्स आइसोलेशन वार्ड्स में काम कर रहे हैं, तो ये वही चीज़ हो गई। सम टाइम प्रोटेक्शन नीडेड अलोंग विद द इंजीनियरिंग कंट्रोल तो ले लिए,
पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है ही वहाँ पे, ये चीज़ था। ये मैं मतलब एग्जांपल के तौर पे कह रहा था। अच्छा हाँ चलो ठीक है। PPE against the hazardous chemicals में include splash proof chemical safety goggles और face shield है, chemical resistance है, anti static gloves है, coveralls है, aprons है, boots है, dust mask है, respirators है, SCABA है, self contained breathing apparatus है, SCABA मतलब है, hard hats है, chemical suits है। नॉर्मली PPE सर दो टाइप के PPE होते हैं ऑल ओवर इसमें, एक है रेस्पिरेटरी पीपीएस, एक है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीएस। रेस्पिरेटरी पीपीएस में हम लोगों को ये स्काबा जैसा एयर को फ्लो करने वाला या नहीं तो एयर को सक करने वाला ये पीपीएस सभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाता है, प्रोटेक्टिव करता है, उसको रेस्पिरेटरी पीपीएस करते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपीएस इसमें आता है कि नॉन रेस्पिरेटरी पीपीएस है, जैसे हार्ड हैट हो गया, ग्लव्स हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, शू हो गया, ये सब कुछ होता है, तो सबको पता ही है। ठीक है चलो तो ये वेंटिलेशन नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए वेंटिलेशन सिस्टम, डाइल्यूशन एंड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का है। तो वेंटिलेशन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक है नेचुरल वेंटिलेशन है, एक है मैकेनिकल वेंटिलेशन है। ठीक है, तो नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है कि डाइल्यूशन और क्रॉस वेंटिलेशन विथ विंड एक्शन का है। जहाँ पे विंड एक्शन का ये होता है कि रूफ्ड वेंटिलेशन, जो पिक्चर्स भी दिया हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में फीचर्स आते हैं। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में फॉर बिल्डिंग्स के लिए है, फॉर कंटामिनेंट्स कंट्रोल के लिए भी है। ठीक है, इसमें एग्जॉस्ट और नेगेटिव वेंटिलेशन है, प्लेनियम और पॉजिटिव वेंटिलेशन है, कंबाइंड कंपाउंड वेंटिलेशन है, रूफ वेंटिलेशन है, कंफर्ट है, रेफ्रिजरेशन है, हीटिंग है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, ये बिल्डिंग्स के लिए है। तो इसमें हमारा है डाइल्यूशन और फोर्स्ड वेंटिलेशन है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है, इमरजेंसी वेंटिलेशन। तो हमारा टॉपिक आज है कि इसमें डाइल्यूशन एंड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन दो टाइप है, एक नेचुरल है, मैकेनिकल है। तो हमारा टॉपिक है आज मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाइल्यूशन एंड लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के बारे में। ठीक है, ये दो के बारे में नहीं अकबर, इसमें साफ साफ लिखा है फॉर कंटेमिनेंट्स कंट्रोल। तो अगर हम हजार्डस सब्सटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ यही पढ़ने हैं। ठीक है, कंटेमिनेंट कंट्रोल में डाइल्यूशन एंड लोकल, ये बिल्डिंग वाले अलग हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एचएस की, हजार्डस सब्सटेंसेस की। चलो ऐसा ठीक है, जैसे अभी हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलेंगे तो विंड को क्या है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा। हेलो ऐसा हेलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो बाकी को दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। कौन है जिसको नहीं दिख रहा है? आकाश है क्या? सर मुझे भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सौरभ है हम सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे भी। ठीक है, तुम रिफ्रेश करो, शायद में भी। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ दिखाएगा भी, अगला सी लाइट खोलेगा तो शायद दिखेगा। ये थोड़ा हार्ड भी है देखना। सबको नहीं दिख रहा है पक्का? मेरे को दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ सर, आ गया सर, आ गया। चलो चलो, थोड़ा स्लो नेटवर्क होता है तो रुकेगा वो 10 सेकंड, जब आएगा तब चलेगा। चलो बताओ अकबर। देखो यहाँ पे डिवीजन है, ये फर्स्ट वाला जो है ना विंड का, ये नेचुरल वेंटिलेशन है। जैसा हम लोग क्या करते हैं, विंड को ज्यादा से ज्यादा अंदर से फ्लो होने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऊपर जो वेंटिलेशन सिस्टम को लगाते हैं। जैसे नॉर्मली एयर आएगा तो वहाँ पे जो है ये पास थ्रू होने के लिए यहाँ से ये रहता है। लेकिन कॉमन रूफ जैसा हम लोग अभी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसा हमारा स्टोर भी आप देख सकते हैं, कॉमन रूफ डिजाइन है, जैसा बिल्डिंग्स है। तो इसमें ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम ये करते हैं कि कहाँ से भी गैप जाएगा उसमें से जो एडजस्ट करने का फैन सिस्टम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। जैसा साथ रूफ है। ठीक है, ये ऐसा डिजाइन है। ये नॉर्मली इंडस्ट्री का डिजाइन इसी तरीके के होते रहते हैं। ठीक है, ये फिगर्स में आप लोगों को पता होगा, पता चलेगा करके मैं सोच रहा था कि जैसा विंड जैसा कौन सा डायरेक्शन में कहाँ से बाहर जा सकता है करके। मॉडिफाइड पिचड रूफ टू क्रिएट ए विंडी जंप करके, जैसा लोग यहाँ पे
विंड को इस तरीके से हम लोग ये करेंगे तो विंड ऐसा ऊपर से भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलो। अकबर, मेरा एक क्वेश्चन है अकबर। हाँ 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 बोलिए। अकबर, ये विंड का तुम क्यों वो बताना चाह रहे हो, डायरेक्शन? ये तुमने जो विंड का डायरेक्शन बताया ना, मॉनिटर रूफ, ये शॉर्ट रूफ, इन सब का क्या यूज है? हेल्थ हजार्ड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन विकास, वेंटिलेशन है। जब तुम्हारा टॉपिक आएगा ना वेलफेयर में, जो तुम्हें दिया थोड़े दिन पहले, कल ही दिया, उसमें तुम्हें भी ये बताना पड़ेगा। वेंटिलेशन, टेम्परेचर, इल्यूमिनेशन, फर्स्ट एड सेंटर, वेलफेयर फैसिलिटीज, वहां भी आएगा ये। जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी फैक्ट्री होती है, वो कोशिश की जाती है नेचुरल लाइटिंग, नेचुरल टेम्परेचर और नेचुरल वेंटिलेशन पे काम करे। फिलहाल लेकिन हम बात कर रहे हैं हजार्डस सब्सटेंसेस की। तो उसमें क्या होता है, जो हवा होती है वो जितने भी कंटेमिनेंट्स होती है उनको उड़ा के लेके चली जाती है बाहर। कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए फुली वेंटिलेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो लेके जाती होगी, मतलब जैसे मान लो हमारी इंडस्ट्री को भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं तो इफेक्ट कर ही रहा होगा। नहीं, तुम शायद इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हो। खाली वायरसेस जो अभी कोरोना से रिलेट कर रहे हो वो नहीं। यहाँ पे दुनिया भर का होता है, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, है ना, उनकी भी बात हो सकती है। या फिर स्मेल की बात हो सकती है कि इन्वायरमेंट के अंदर स्मेल हो रखी है अजय भी तरीके की, उससे भी आदमी बीमार होता है। तो ये हवा वेंटिलेशन का मेन पर्पज, जैसे घरों में लोग खिड़कियां क्यों लगाते हैं, खिड़कियां हो लगाते गया सर, हैं। समझ गया। सर एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ। अकबर कंटिन्यू करो। बताओ। पोस्ट वेंटिलेशन है, जैसे जब से मैं बोला था कि हमारा दो टॉपिक है, एक डाइल्यूशन है, एक लोकल एग्जैक्ट वेंटिलेशन है। इसमें पहले डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये मैं केवी मिस्त्री से लिया हूँ, केवी मिस्त्री से रेफरेंस लिया हूँ इसका पूरा। केवी मिस्त्री एक बुक होता है, डाइल्यूशन ऑफ फोर्स्ड वेंटिलेशन है। इट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कंटामिनेट कंसंट्रेशन इन वर्क एरिया। ठीक है, तो कंट्रोल द हेल्थ एंड फायर हैजर्ड्स, ये हेल्थ का भी फायर का भी दोनों का भी रहता है। इसका फार्मूला भी मैं नीचे दिया गया है। और उसको दिस इज यूजफुल टू कंट्रोल द लेस टॉक्सिक वेपर्स सच एज ए फॉर्म ऑफ resinic solvents. It is not useful to control the fumes, dust and contaminants of highly toxicity. तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू रहता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू मतलब भी आगे आएगा, उसका जो सबका डेफिनेशन ये किया था मैंने, less than 100 ppm का highly quality and concentration. It is also not useful where pollutants are released intermediately. The amount of the air required for the dilution can be calculated from the following formula. Air required from the dilution of the m3 by kg of the evaporation of the generation of the gas is equal to 24 into 10 power 6 है, ये 106 नहीं है, into Fahrenheit by molecular weight of the toxic gas into TLV in ppm of the liquid or gas का। ठीक है, ये फार्मूला में डालेगा तो कितना परसेंटेज, कितना एयर उसको रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे डाइल्यूट करने के लिए, वेंटिलेशन करने के लिए, हमको पता चलता है उसका उतना ही वॉल्यूम हम लोग बेच सकते हैं। फिर द F is equal to factor of safety for the health hazard varying from the 3 to 10 and depending on the toxicity, evaluation rate and contamination and effectiveness of the ventilation। सारी मैं फॉर्मेट करके बोल देता, ये फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। पूछना है भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, ये तो पूरा ये नंबर्स का सिस्टम ही है। जैसा हम लोग इसमें फॉर्मूला डाल, इसमें जो क्या बोलते हैं नंबर्स डालेंगे तो कितना तक चाहिए करके आ जाएगा। ठीक है, the formula for the control of the fire hazard is follows. Air required for dilution in m3 kg with flammable gases का है, ये भी ऐसा ही कि 24 into 100 into factor by molecular weight of the gas into LEL lower exposure limit into C। ठीक है, नॉर्मली हीट के लिए एक फार्मूला आता है, वो m is equal to s plus or minus अगर एक इसमें 6-7 फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, वो बाद में F is equal to factors of the safety for the fire hazards
varying from 4 to 12 depending upon the percentage of lower exposure limit, and the C is constant, which is 1 for the temperatures up to 121 degrees centigrade and 0.7 for the temperatures above 121 degrees centigrade. Normally, this method is adopted where it is impossible to fit an extractor to the work point. Hourly air changes in a workroom are for dilution purpose. It should be 6 times the room volume per hour. ठीक है, 6 टाइम रहना चाहिए कि रूम वॉल्यूम पर आवर में. ठीक है, ये है जैसा the airflow volume to be provided should taken into the account 1, जैसा यहाँ पे 1 जैसे यहाँ पे है. ठीक है, the volume of the pollutants released जहाँ पे सेकंड नंबर का ये है. जैसे इसमें the concentration permitted in the workplace 3 and a factor of the safely which allows for the layout of the room, the airflow patterns created by the ventilation system, the toxicity of the pollutant and the steadiness of its release. ठीक है, ये चैप्टर मेरे लिए भी नया है, समझ में आया कुछ? हाँ चलो चलो आ रहा है समझ. कुछ पूछना चाहते हो? किस चीज के लिए है सर ये, एक बार समझा दीजिए. हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेंटिलेशन की. वेंटिलेशन का मतलब हो गया फ्लो ऑफ एयर. ठीक है, अब इसने जो दोनों फॉर्मूले पहले बताए है ना, वो एक फॉर्मूला तो ये था कि अगर कंटेमिनेशन है या फिर स्मेल है उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है. 20.2 जो गैस होगी 24 इंटू में जो भी उसने लगाया ना, पावर 6 हां इनटू एफ होता है टीएलवी और एलईएल. इन पे डिपेंड करता है. जो टीएलवी है वो कंटेमिनेंट्स के लिए या फिर गैसेस के लिए, और एलईएल जो है हमारा लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट होती है. तो तुम्हें पता ही होगा, तुमने बीटेक किया है फायर से. तो अगर फायर को डाउन करना है तो सेकंड फार्मूला है, और अगर कंटेमिनेंट्स को डाउन करना है, डाइल्यूट करना है, तो वो फार्मूला. डाइल्यूट का मतलब अगर तुम किसी चीज में पानी मिलाओगे, जैसे दारू में पानी मिलाते हो ना डाइल्यूट करने के लिए, ऐसा ही है. एयर मिलाना है कंटेमिनेंट्स के अंदर ताकि वो डाइल्यूट हो जाए बस. और ये जो तुम्हारे सामने खुला हुआ है, ये क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि हम जो पहली पिक्चर है ना, वो पहली पिक्चर और सेकंड पिक्चर में सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि हम कैसे कंसंट्रेशन को सेम आइटम से बढ़ा सकते हैं किसी भी रूम के अंदर. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है सर. चलो ऊपर चलो. अभी आए लोकल एग्जॉस्ट और एक्सट्रैक्ट वेंटिलेशन के ऊपर. इट इज अप्लाइड एट द रिलीज पॉइंट्स ऑफ द कंटामिनेट्स. तो हम लोग 2 तरीके का वेंटिलेशन हम ये कर सकते हैं. जैसा जो रिलीज पॉइंट के पास में भी हम लोग सक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा क्या होता है, एक बार एयर में जाने के बाद उसको वेंटिलेशन बाहर से हवा भेज के उसको बाहर भेजते हैं. तो 2 तरीका का हो सकता है. तो पहले हम लोग ये लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में क्या करते हैं, जहाँ पे पॉइंट है वहां पे ही उसको सक कर देता है. इट इज अप्लाइड एट द रिलीज पॉइंट. एक मिनट, चिमनी देखी है क्या घरों में आजकल लगाने लग गए, गैस के ऊपर चिमनी? हाँ, वो इसका एक एग्जांपल है. लोकल एग्जॉस्ट और एक्सट्रैक्ट के वहीं पे ही फ्यूम उड़ रहे हैं तेल के, या जैसे पराठा बना रहे हो तेल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, छोंक लगा रहे हो तेल आ रहा है ना, फ्राई कर रहे हो, तो उसको वो सक कर लेता है. यही है लोकल एग्जॉस्ट और एक्सट्रैक्ट वेंटिलेशन. अब वो तो ऑयल ही है खाली, लेकिन यहाँ पे दुनिया भर का आइटम है. अगर कोई फाइबर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, वो सब इसको यूज करती है आजकल, ताकि बंदे के बॉडी के पास ना जाए, पहले ही सक हो जाए. ठीक है, देख रहे हो ना औरतें कितनी पास काम करती हैं गैस के, फिर भी वो लगा देते हैं तो चिमनी, तो धुआं ऊपर चला जाता है. वही पार्ट है. चलो अभी तुम कुछ पूछना चाहते हो तो कोई पूछेगा. क्या पूछना है? सर ये वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है ना? हाँ, वुड वर्किंग में भी यूज हो सकता है. टेक्सटाइल में भी यूज हो सकता है ना, जब वुड में भी होता है. तुमने यहाँ पे देखे होंगे जो भी ये फ्लोर होते हैं ना, आटा बनाने वाले, उस पे भी लगे होते हैं, है ना. तो वही. चलो अकबर तुम अब बताओ. To reduce their concentration in their workroom below threshold limit values, such points shall be enclosed except where the access is necessary for the process. But in that case, the exhaust effluent shall be confined the contaminants as much as possible. The volume of air required is calculated from the area openings, and the capture velocity is sufficient to prevent the outward escapement. जब से जैसा फार्मूला जैसे बताया था, वो फार्मूला में डाल के इसमें इसको भी ये कर सकते हैं. The sizes of the ducts shall be calculated from the volume of the air required and
स्टैटिक रेजिस्टेंस का। जैसा ये जैसा सर बोले थे कि जैसे हम लोग नीचे से ये करके जैसा हम लोग खाना बनाने के टाइम पे इस पे भी ऊपर एक ये डक्ट टाइप का ये करते हैं, वही इसमें भी बता रहा था कि डायरेक्ट उसमें रिपोर्टर हुड पूरा अपने पोजीशन, ये पोजीशन के ऊपर भी ऐसा ऊपर भी है, जो कंटामिनेंट है जो हाइड्रोजन सब्सटेंस है वो ऊपर सक कर रहे हैं। ठीक है, आगे प्रोटेक्शन एजेंसी एनएफपी, हम लोग यहाँ पे बोले थे कि कौन सा क्या होता है, requirements of working with the asbestos and lead। ठीक है, जैसा अभी यहाँ पे एक 4 जाता है, ये 1000 को दिखाता है, 5000 को दिखाता है, या तो येलो वाला दिखाता है और स्पेसिफिक हजार्ड्स को इसको वाला दिखाता है। जैसा ऐसा डब्ल्यू के ऊपर ये कहता है यूज नो वाटर कर दिया। जैसा इसमें नंबरिंग दिया जाता है, इसमें जैसे 300 ऐसे नंबरिंग दिया गया है। ये नंबरिंग ये है कि इसमें नॉर्मल मेटेरियल रहेगा तो 0। हेलो हेलो हाँ सर। हेलो हेलो अकबर सर। हाँ बोलो। हाँ, बोलो। अरे मेरे को एक पूछा था, और जो जीएचएस है, जीएचएस इसी को तो चेंज किया है उन्होंने। हाँ वही। हाँ मैं आपको ये बोल रहा, ये तो ओल्ड वाला है ये। हाँ ओल्ड वाला ये वही बता रहा हूँ। हाँ ये ओल्ड वाला ये नया नहीं है, लेकिन एक आइडिया के लिए बता रहा था मैं। हेलो ओके। हाँ हाँ आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, आगे आगे सर बोलिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग विद एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस का जैसा अभी ये पूरा फॉर्म है, इसमें सीएस नंबर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, यूएन नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, टॉक्सिक हजार्ड्स का डाटा है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या करना है, फर्स्ट एड का है, एक्सटिंग्विश मीडिया है, फायर प्रोटेक्शन ये कितना होता है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू कितना है, 8 आवर्स में इसका कितना है करके 0.15 का है, प्रोटेक्टिव ग्लोव्स क्या लेना है, आई प्रोटेक्शन में क्या है, अदर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग क्या है। ये पूरा शीट हम लोगों को हर इसके साथ में भी मिलता है, जैसा हजार्डस सब्सटेंसेस का हर इसके साथ में भी ये कैरी करते हैं। ठीक है ओके। हाँ सर। अच्छा एक चीज और है अकबर, बेसिकली ये एलजीएस है। तुमने ठीक बताया, मैं चीज एक और बता रहा था, जो जीएचएस है ना, या सीएलपी है या क्लासिफिकेशन लेबलिंग एंड पी का होता है पैकेजिंग, है ना। तो उनके लिए है क्लासिफिकेशन लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इसका वो है इन सब के लिए। सेकंड ये जो है ना एस्बेस्टस और लेड जो है, ये इसके अंदर आता ही नहीं है हजार्डस सब्सटेंस के अंदर, मतलब अलग से कैटेगरी है इनकी, अलग से रेगुलेशन है। ये ध्यान रखना, हजार्डस सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो सीएलपी या सीएचपी या फिर जो तुम जीएचएस बोल रहे हो, उनके अंदर जो भी आ रहे हैं उनसे अलग रेगुलेशन है एस्बेस्टस और लेड का। जो लेड है वो शायद 2002 का है और एस्बेस्टस 2005 में बना है इनका रेगुलेशन। चलो तुम करो स्टार्ट। एस्बेस्टस ये भी ये है, कल हम लोग डिसीजेस जैसे बात किए थे 29 में, उसमें ये भी एक है, स्कैरिंग ऑफ द लंग्स दैट लीड्स टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग फेल्यूर्स है। लेकिन वो ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाता है। वर्कर्स एक्सपोज एस्बेस्टस फॉर ए शॉर्ट टाइम में डेवलप ए लंग कैंसर।
which only becomes evident 20 to 30 years later. यही इंडस्ट्रीज के अंदर मेजर प्रॉब्लम जो होता है, जैसा हम लोग करते हैं, जब इसमें वो इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जब बंदा 20 साल 30 साल काम करके रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद इसको लंग कैंसर होता है। तो तब इंडस्ट्रीज में जो वर्क हेलो मैं आप जो बोल रहे हो ना, हेलो हाँ बोलो। आप जो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बाद जैसे सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस क्या जो वर्कर कंटिन्यूस स्टील कंपनी में काम करता है तो उसको सिलिकोसिस को डेवलप होने टाइम लगता है। तो आप जो एग्जांपल आप बता रहे हो सिलिकोसिस भी उसमें आ जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म के बाद, लॉन्ग एक्सपोजर के बाद ही वो सिलिकोसिस होता है स्टील इंडस्ट्री में। इसके लिए होता है कि जैसा जहाँ पे डस्ट होता है ना, हाँ तो यही जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स जो होता है ना उसी में सिलिकोसिस होता है। जहाँ पे एस्बेस्टस का इफेक्ट जो करता है उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। तो ये दो भी ऑक्यूपेशनल डिसीजेस ही है। वही दोनों भी लॉन्ग डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, बट दोनों भी लॉन्ग एक्सपोजर पे ही होता है बेसिकली। वो हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि एस्बेस्टस का। सचिन, लॉन्ग और एक्यूट और क्रोनिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब डिपेंड करता है इनहेलेशन पे। दोनों डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया जो कोस रेगुलेशन है ना, उसमें 3 आइटम आते नहीं है, एस्बेस्टस, लेड एंड रेडियो एक्टिव। ये जो तीनों आइटम है ये तीनों कोस के अंदर आते ही नहीं है, ठीक है। अब जो तुम सिलिकोसिस बोल रहे हो वो किसी भी डस्ट से का, एल्यूमिनियम डस्ट, इन सब से। तो जो ये चीजें होती डस्ट से ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी अमाउंट में तुम इनहेल कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 20 साल 30 साल बाद ही होएगी। अगर तुम बहुत ज्यादा इनहेल कर लोगे वो तुम्हारे लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फंसेंगे तो फिर वो जल्दी भी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है लॉन्ग या शॉर्ट का। लेकिन नॉर्मली बंदे को पता नहीं चलता, इसीलिए वो 20-30 साल उन्होंने एवरेज लिख रहा है एज पर मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस, हेल्थ सर्विलियंस, ठीक है। एस्बेस्टस का व्हाट इज एस्बेस्टस मतलब ए नेम गिवन टू द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइबरस सिलिकेट मिनरल्स विद द व्हाइट एस्बेस्टस बीइंग द मोस्ट कॉमन टाइप है। ये व्हाइट एस्बेस्टस मोस्ट कॉमन टाइप है। द मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द थर्मल इंसुलेशन है, एकस्टिक इंसुलेशन है, फायर प्रूफिंग में आता है एंड इन अदर बिल्डिंग मटेरियल्स में ये एस्बेस्टस मिलता है। तो इससे 3 जैसा हो सकता है कि ये एस्बेस्टोसिस है, ये क्या है, मेसोथेलियोमा, मतलब ये भी एक टाइप ऑफ कैंसर ही है, और एक लंग कैंसर है। तो स्केरिंग ऑफ द लंग्स व्हेन द बॉडी ट्राइज टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द लंग्स, स्केरिंग में भी बिकम सो सीवियर दैट द लंग्स कैनॉट फंक्शन है। तो एस्बेस्टोसिस का मेन इफेक्ट ये दिखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ have existed in the mining and ship construction but seldom seen anymore again। ठीक है। एस्बेस्टोसिस का जैसे जब से बताया था कि 20-30 साल का एक्यूट 20-30 साल के बाद ही ये दिखाई देगा, ठीक है। तो मेसोथेलियोमा ये भी कैंसर है, outer lining of the lung and chest cavity and outer lining of the abdominal wall का है। और लंग कैंसर भी इससे हो सकता है, और इसमें स्मोकर्स के लिए ज्यादा ये ध्यान रखो भाई, कौन है स्मोकर हमारे यहाँ। नहीं, हमारे पास एस्बेस्टोसिस नहीं है ना, है ना, स्मोकिंग है लेकिन नहीं है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। Some examples of the asbestosis containing materials are given below। Insulation है, refractory है, concrete pipes है, panels है, packing materials है, floor tiles है, flash ceiling panels है, fire blankets है, curtains है, doors है, ठीक है। चलो लेड भी ऐसा ही है। इसमें जो मेंडलीफ टेबल जो रहता है उसमें इसको पीबी बोलते हैं। इसका CS ID नंबर 743992 है। जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ लेड है ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इससे भी कैंसर हो सकता है।
Lead is naturally occurring the toxic metal found in the earth crust में ये ज़्यादा मिलता है. It is a widespread use as a resulted in extensive environment contamination है, human exposure and significant public health problems with many parts of the world है. इससे hazards क्या क्या हो सकता है? Lead is cumulative toxicant that affects the multiple body system and the particularly harmful to young children. Young children के लिए ज़्यादा ये हो सकता है. Lead in the body distributed to the brain, liver, kidney and bones. ये सब पे भी ये effect दिखा सकता है. It is stored in the teeth and bones में store हो सकता है. Where the accumulates over time है. Human exposure is usually ascended through the measurement of the lead in blood. Lead in bone is released into the blood during the pregnancy and becomes a source of exposure to the developing fetus. There is no level of exposure to lead that is known to be without harmful effects. That is, exposure is preventable है. ये तो ये prevent कर सकते हैं. ठीक है. Source and routes of the exposure है, inhalation है, injection है. Inhalation of lead particles generated by the materials containing let's say for example during smelting, reaching, stripping leaded paint and using leaded gasoline or एविएशन फ्यूल का. ठीक है. इसको इनहेल हम लोग कर सकते हैं. जैसे इंजेक्शन ऑफ लेड, कंटामिनेटेड डस्ट है, वाटर है एंड फूड फ्रॉम द लेड ग्लेज्ड और लेड सोल्डर्ड कंटेनर्स में जो आता है उसमें हम लोगों को इंजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है ये लेड का. ठीक है. ये मैं गैस टेस्टिंग का एक ऐसा ही लिया था. ठीक है. गैस टेस्टिंग हम लोग कैसा करते हैं कि मतलब क्या क्या इसमें होना चाहिए. तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ फ्लैमेबल वेपर्स होना चाहिए, बाद में प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक्स का. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गैस टेस्टिंग जो करते हैं वो सभी कैलिब्रेटेड होना चाहिए. इसमें हम लोग क्या क्या मिक्सचर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं. It may be the inaccurate from the measuring the LEL for another mixture. For example, if calibrated when with methane air mixture of the 10% LEL, it may given a reading of 29% LEL for Toluen and air mixture. ये कैलिब्रेटेड होना चाहिए कि पर्टिकुलर जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, फ्लैमेबल मिक्सचर किसके लिए हम लोग वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उसी के लिए होना चाहिए. इसमें और हम लोग ये करेंगे तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा. ठीक है. जैसा ही ये लो ऑक्सीजन रीडिंग में मीन द प्रेजेंस ऑफ ए कंटामिनेंट substances in the introduced, it is a displaces air, nitrogen and oxygen, resulting the oxygen level of less than 20.8. If the reading is 19.0 of the oxygen, then the atmosphere contains 8.7% of other contaminants. The ratio of nitrogen oxygen air always is 79.2 by 20.8. ये सबको भी पता है. मतलब इसमें यही बोल रहा था कि गैस टेस्टिंग हम लोग कैसा करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और अदर गैसेस कितना है. तो हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो रहता है कि ऑक्सीजन 20.8 होना चाहिए और नाइट्रोजन 79.2 होना चाहिए. बाकी का गैस रहता है. जैसे इसमें ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ, नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस है तो वो किसी से भी कुछ रिएक्शन नहीं करेगा. जैसा ऑक्सीजन लेवल कम भी होगा तो उसमें लगेगा कि भाई इसमें और गैसेस है. तो और गैसेस के लिए हम लोग ये मॉनिटरिंग करना पड़ता है. ठीक है. जैसे देखिए नॉर्मल एयर रहता है. नॉर्मल एयर में क्या रहता है कि 79.2 नाइट्रोजन, 20.8 ऑक्सीजन का ये रहता है. एयर विद कंटामिनेटेड में क्या होता है कि 72.3 नाइट्रोजन है, 19 ऑक्सीजन है, बाकी के सभी जो 8.7 जो है उसके लिए हम लोग उसमें क्या क्या मिक्सचर है ये करके हम लोग उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है. वही इसमें भी दिया था. ठीक है. तो इसके लिए पूरा से पूरा ये करना चाहिए. तो बीपी प्रोसेस सेफ्टी बुकलेट्स है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंड सेफ टैंक फॉर्म लोडिंग ऑपरेशन फॉर द मोर गैस टेस्टिंग प्रैक्टिसेस बहुत सारा दिया गया है उसमें. ठीक है. चलो. ये
ये सब डेफिनेशंस है। नहीं चलो चलो शाबाश। यानी वो ऐसे मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का है। वो तो मतलब आपको पता है कि ऑक्सीजन है। OEL मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट का क्या है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल that a worker may be exposed to as a given by UK's Health and Safety Executive use with the control substances hazardous to health regulations है। The maximum amount of the concentration of the chemical that a worker पूरा मेरे को लगता है कि पूरा उसका वर्किंग पीरियड में कितने साल वो काम कर रहा है ऐसा मतलब अकबर ये जो चीजें तुम बता रहे हो ना, हेलो, ये चीजें आएंगी आगे, कैलकुलेशन पर्पस के लिए आगे आएंगे। जिसके बंदे पास होगा ना वो इनके फॉर्मूलाज और इनको कैलकुलेशन करने का तरीका बताएगा। इनको छोड़ दो, अगले पार्ट पे आओ। अच्छा ठीक है, ये सारी आएंगी ना, फॉर्मूलाज में आएंगे आगे, मेजरमेंट में और मॉनिटरिंग में। चलो ठीक है, एक 3 बता देता हूँ कि STL मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है। तो ये वो बंदा 15 मिनट के अंदर वो कितना हजार्डियस सब्सटेंस को लिया था उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है। जैसे ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में बोलते हैं कि 8 घंटे में वो बंदा कितना उसका वर्किंग आवर में कितना वो ये किया था, तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट करके बोलते हैं। ऐसा ही ठीक है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर है। Is this chemical really needed? Can it be replaced with a less hazardous substance? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या, अरे भाई सारे लोग सो गए क्या? कहाँ गए? कुछ क्वेश्चन है? अभी खत्म हो चुका है, उसने बस रिमेंबर पॉइंट खोले हैं कुछ। अगर किसी बंदे ने PPT पढ़ी होगी तो कोई क्वेश्चन है अब तक? अरे किसी का क्वेश्चन है? इसको बोल, दानिश को क्वेश्चन पूछेगा। दानिश सर क्या हो गया? क्वेश्चन तेरे सब समझ आ गया है? नहीं सर, लिखा है जितना समझ में आया सब राइट डाउन कर रहा हूँ। हाँ तो तूने पढ़ना दिया इसको। जी और ये अपना ये कहाँ गया यार? ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। ये नितिन इंगोले को क्या हो गया? नितिन, हाँ सर सुन रहा हूँ सर। क्या सुन रहा है? क्या पता चला? अरे देख रहा हूँ कि जितना बता रहे उतना एक बार पढ़ के फिर उसको फिर से समझ लूंगा। तो तुम अब ये कल तुमसे स्टार्ट करेंगे नितिन इंगोले। जब भी करेंगे कल तुम 10 मिनट की स्पीच दोगे इसी टॉपिक पे जो चल रहा है, ठीक है? ओवरव्यू चलेगा? जो पहले वाले इसको वो नहीं ये सिर्फ ये वाला पहले वाला ठीक है, छोड़ दो। इस वाले पे 10 मिनट का स्पीच तुम्हारा रहेगा। क्या क्या बस ओवरव्यू, जस्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे हजार्डस सब्सटेंस से स्टार्ट है ना, फिर CMR बताया, फिर वेंटिलेशन बताया, फिर ये वाला पार्ट बताया जो अभी गया, ऐसा। ठीक है सर। चलो भैया अकबर तुम बताओ अब। ठीक है, कैसे चालू करो? चलो बताओ क्या क्या? फर्स्ट है कि ये केमिकल रियली नीड है नहीं है करके देखना है। तो उससे लेस हजार्डस सब्सटेंसेस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते करके बोलते हैं। इसमें तो कास्ट है, टाइम है, वो मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये सभी इसमें आते हैं। लेकिन हम लोग लेस हजार्डस सब्सटेंसेस ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉलो ये प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये जब से बताया था कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज मतलब प्रोसेस व्हेन चेंजेस आर मेड टू द केमिकल बीइंग यूज्ड। तो प्रोसेस जो भी चेंज हुआ तो सबको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये चेंज हुआ है करके। ठीक है, ऑलवेज फॉलो द मैनेजमेंट ऑफ द चेंज। So this is the plan modification are made. Never start up a modified plant without the proper manuals and training in place. ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में ही बात कर रहा है कि जब वहाँ पे कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ तो वो सबको पता होना चाहिए। एक ना ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अकबर जी। हाँ अकबर जी, हाँ बोलिए। PPT देख रहा था ना जब मैं, तो ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज के ऊपर मैंने थोड़ा सा फोकस किया था। अगर आपको तो मैं फ्लो डायग्राम है इसका वो शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। बता ना। अच्छा ठीक है, ये सम पॉइंट्स टू रिमेंबर खुद पढ़ लेना सब लोग,
ठीक है, फिलहाल मैनेजमेंट ऑफ चेंज देख लो अकबर, ये कुछ ज्यादा है जो तुम बता रहे हो, उससे बहुत ज्यादा होती है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो शायद में भी धीरज बढ़िया बताएगा, तो देखते हैं क्या बताएगा। बताओ भाई। अभी शेयर हो रहा सर। ये ना आईएसओ तुमने देखा है ना, 45 ये सारे जो भी हैं, इनमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज एक अलग से टॉपिक है ना। तो ये देखो, ये शायद कुछ थोड़ा बहुत बता पाए इसके बारे में डायग्राम। ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में आएगा सर ये? नहीं, सब में ही मैनेजमेंट ऑफ चेंज कॉमन रहता है। ये इसका फ्लो डायग्राम है, एक बार पढ़ो फिर देखते हैं। ये पूरी एक ना 80 पेज की स्लाइड है, ये पूरी 80 स्लाइड्स हैं इसके अंदर। उसमें से जो मेन क्रक्स है अभी जो एज पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बताने के लिए, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट ऑफ चेंज फ्लो चार्ट। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमको कोई चेंज करना है, यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्लो डायग्राम, स्टार्ट से एनीवन प्रपोजेज ए चेंज, कि हमारे जो जो हमारा सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी उसके अंदर किसी ने चेंज को प्रपोज किया है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा दिख रहा होगा आपको, RIK। इस RIK का मतलब होता है रिप्लेसमेंट इन काइंड। रिप्लेसमेंट इन काइंड का मतलब क्या है कि हम जो रिप्लेसमेंट देने वाले हैं इस चेंज की के जगह, वो सेम ऐसा ही काम करेगी जैसा ये हमारा जो प्रोसेस पहले करा था। अगर वो सेम ऐसा ही काम करेगी, अगर यस है तो हम उसको प्रोसीड करते हैं। रिप्लेसमेंट इन काइंड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं। और इसमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज हमको रिक्वायर्ड नहीं रहता है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है हमारी वो सिमिलर है किसके, जो हमारा पहले प्रोसेस था उसके। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट इन काइंड नो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिनेटर फिल्स आउट ए RFC फॉर्म। यहाँ पे RFC का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ये एक फॉर्म भरना पड़ता है ओरिजिनेटर को जिसने रिक्वेस्ट किया चेंज के लिए। वो चेंज कुछ भी हो सकता है, मान लो कहीं पे हमारे जो प्लांट है उसके अंदर कोई चेंज करना है, कोई हमारा इक्विपमेंट डिफेक्ट हो गया है, कुछ भी चीज में दिक्कत आ गई है, तो उसको चेंज करने के लिए हमने कोई अगर रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब व्हाट टू बी चेंज। हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हमको क्या चेंज करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंज, हमको टाइप ऑफ चेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फ्लो डायग्राम में क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिस्क रिव्यू डिसाइडेड, कि कितना लेवल ऑफ रिस्क हम इसमें लेने वाले हैं और उसका फिर रिव्यू करना है, परफॉर्म रिस्क रिव्यू। जब हम उसका रिस्क रिव्यू करेंगे उसके बाद हमको कंप्लीट टास्क जो है उसके अंदर, रिस्क रिव्यू के बाद जो कंप्लीट टास्क हैं जो हमने रिव्यू करे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आगे अगली स्लाइड है इसमें, उसके बाद ही कंटिन्यू है ये स्लाइड, ठीक है। जो पिछली स्लाइड थी हमारी उससे कंटिन्यू है कि ये देखो एक मिनट, कि कंप्लीट टास्क आइडेंटिफाइड बाय रिव्यू। हमने सारे टास्क आइडेंटिफाइड कर लिए रिव्यू से। अब हम ऑथराइज हो गए किसके लिए, चेंज के लिए। अब ऑथराइज हो गए तो हमको 3 स्टेप करने पड़ेंगे यहाँ पे चेंज में। ऑथराइज हो गए तो क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट द चेंज, हमको चेंज को एग्जीक्यूट करना है। अपडेट PSI एंड प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस का प्रोसीजर है उसको हमको अपडेट करना पड़ेगा। और जब वो अपडेट हो जाएगा तो उस अपडेट को हमको ट्रेन भी करना पड़ेगा सभी लोगों को, ताकि जो ऑपरेटर हैं जिनको ऑपरेट करना है वो उसको सही तरीके से ऑपरेट कर सके और हमारा जो प्रोसेस है जो चेंज हुआ है वो सही तरीके से ऑपरेट हो, ठीक है। और ये स्टार्टअप और रीस्टार्ट, अब यहाँ पे उसके जब क्या कर दिया हमने, प्रोसेस को चेंज कर लिया। अभी जो चेंज हमने किया वो टेम्परेरी था या परमानेंट था। अगर वो टेम्परेरी है, यस, तो उसको जब वो हमारा उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा उसको हम चेंज कर लेंगे। अगर वो नहीं है टेम्परेरी तो ये जो हमने ट्रेनिंग दी, जो हमने अपडेट किया प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो करते हैं। ये एक बेसिक है इसका पूरा, एक 80 पेज। अगर आपको स्लाइड रिव्यू करना है तो मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा। ये इसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसका मैनेजमेंट ऑफ चेंज की पूरी PPT है ये, जो आपको पूरा बता पाएगी मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है क्या बेसिकली, ठीक है। छोटी टर्म नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज बहुत बड़ी टर्म है। और उसके अगर इसको सही तरीके से कंसीडर ना किया जाए तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हमने फेस किए हैं। इसके अंदर एक ट्रेजेडी भी दिखाई गई है, एग्जांपल दिखाया था स्टार्टिंग में कि अगर हमने मैनेजमेंट ऑफ चेंज को सही से फॉलो नहीं किया तो क्या हुआ था। दिखाता हूं आपको एग्जांपल वो, ये देखो, ये दिख रहा है सभी को? बड़ा करो। सर अब दिख रहा है, नहीं आ रही, अभी आएगी, रुको। दिखा भाई सभी को? आगे भाई स्क्रीन सभी पे? हाँ सर। तो देखो अभी क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, वन ऑफ
the 6 reactor in series needed repair. To minimize downtime, it was decided to bypass that one reactor and repair it offline. A temporary bypass line was installed using a pipe with an expansion bellows on each end and supported by scaffolding. Because of the rush to resume production, the new bypass was not tested prior to startup, nor were engineering standard or manufacturer recommendation considered. क्या किया इसने? ना तो इंजीनियरिंग रिकमेंडेशन को कंसीडर स्टैंडर्ड को फॉलो किया और ना ही मैन्युफैक्चरर जो रिकमेंडेशन थी उसको कंसीडर किया. फिर क्या किया? अप्रोक्सीमेटली 3 months लेटर, 3 महीने बाद क्या हुआ? द एक्सपेंशन बिलोज in the bypass line failed and released an estimated 30 ton of flammable cyclohexane. The resultant vapor cloud ignited and killed 28 people and injuring 89 more. The entire plant was destroyed and hundreds of homes and stores were damaged. तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा क्या हुआ इसमें. इन्होंने क्या करा? रिपेयर करने के लिए यहाँ पे एक ब्लोज यूज किया, ठीक है. उसको उसने ना तो स्टैंडर्ड जो हमारे इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड उनको फॉलो किया, ना ही मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो किया. फिर आगे क्या बोलता है कि हुआ क्यों ये? ऐसा कारण बता रहा है. द टेम्परेरी मॉडिफिकेशन वाज नॉट एडिक्वेटली रिव्यूड. जब मैंने आपको एमओसी अभी दिखाया था, मैनेजमेंट फ्लो का डायग्राम दिखाया था, वो उसमें क्या कहा था कि हमको रिव्यू करना है हमारे डिसीजन को. जब हमने आरएफसी फॉर्म भरा है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज जो फॉर्म भरा है हमने, उसको हमने रिव्यू किया है नहीं किया हमारे डिसीजन के लिए. दूसरा क्या करा है? The temporary modification was not adequately reviewed for potential adverse consequences. जो उसके adverse consequences है उसके लिए हमने उसको रिव्यू ही नहीं किया. ठीक है सचिन भाई? हाँ सर. ये भी लिखा था व्हाट इफ, एक साइड में चीज थी व्हाट इफ. तो व्हाट इफ एनालिसिस करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब चेंजेस कर रहे हैं तो क्या व्हाट इफ उसके ठीक है. अभी why this happened में 3 रीजन दिए उन्होंने. The temporary bypass was made 2 bends in it because the nozzle on the 2 tanks were at different level. कि हमको 2 बैंड देने पड़े उसके अंदर क्योंकि वो डिफरेंट लेवल पे था. The impact of internal forces and flow stresses were not considered. जो उसका इम्पैक्ट आना था उसके ऊपर ब्लोअर के ऊपर, उसको कंसीडर नहीं किया गया. दूसरा क्या हुआ? एक्सपेंशन ब्लोज वर लेफ्ट इन ए प्लेस ऑन ईच एंड ऑफ द बाईपास लाइन. द सुटेबिलिटी ऑफ द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन वर नॉट कंसीडर्ड. ठीक है. और थर्ड क्या हुआ? द वेट ऑफ टेम्परेरी बाईपास वाज नॉट श्योरली सपोर्टेड, इट वाज सिंपली प्लेस्ड ऑन स्कैफोल्डिंग. की एक स्कैफोल्डिंग पे उसको रख दिया उन्होंने. ये 3 कारण थे, इसकी वजह से ही हुआ. अब हम कर क्या सकते थे? अगर हम एमओसी को फॉलो करते तो हम क्या कर सकते थे? ऑलवेज फॉलो योर कंपनी मैनेजमेंट का एमओसी प्रोसीजर होता है. ये बोल रहा है कि उसको हमको फॉलो करना चाहिए था. क्या था वो? रिमेंबर टेम्परेरी चेंजेस डिमांड सम रिग्रेस रिव्यू ऑन डू परमानेंट चेंजेस. क्या कह रहा है? रिमेंबर टेम्परेरी चेंजेस डिमांड द सेम रिग्रेस रिव्यू एज डू ऑन परमानेंट. जो हम परमानेंट चेंजेस पे हम रिव्यू करते हैं, जैसा कोई बड़ी चेंज करना होता है हमको, वैसा ही हमको इन टेम्परेरी चेंजेस पे भी रिव्यू करना चाहिए था. जो अगर हम करते तो हम ये 3 पॉइंट पिक कर सकते थे वहां से कि इन 3 पॉइंट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है. अगला क्या कह रहा है? मेक चेंजेस ओनली आफ्टर द हैजार्ड रिव्यू हैज बीन कंडक्टेड. कि हमने यहाँ पे ना तो कोई हैजार्ड रिव्यू किया, ना स्टैंडर्ड फॉलो किया, ना रिकमेंडेशन फॉलो की, जिसकी वजह से चीजें होगी. यूज गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन को फॉलो करना है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ये सारा हमारा एमओसी का पार्ट है. मैनेजमेंट ऑफ चेंज बोलता है कि हमको इसको फॉलो करना है. अगर हम इसको एमओसी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ये जो दिक्कतें ये आती है हमारे इसमें. तो ये था वो मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में अकबर जी भी 3-4 बार इन्होंने बात की. ये मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंदर. तो सर यही बताना चाहता था भाई. किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है अगर कोई दिक्कत हो तो. थैंक यू भाई, थैंक यू. बेसिकली ये प्रोसेस लाइन में होता है ना ये चेंजेस, कि हर एक जगह पे चेंज होता है. क्या कह रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब चीजें जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, ये मोस्टली प्रोसेस लाइन में होता है ना? नहीं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हर जगह होता है. मैनेजमेंट ऑफ चेंज के इफेक्ट हर जगह आते हैं. हर इंडस्ट्री में हर उसमें क्राइटेरिया में मैनेजमेंट चेंज हम कंसीडर करके चलना पड़ता है. मेरा पूछना है कि बेसिकली प्रोसेस प्लान में होता है जहाँ पर पाइपलाइंस होते हैं, जहाँ पर सचिन सब जगह होता है. इवन जैसे अब देवेंद्र जी गए ना, उसमें भी एमओसी अपडेट करना पड़ता है, जो कि हम कर नहीं रहे हैं. एक आईएसओ की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज की. ये मैंने इसलिए बोला हर जगह होता है क्योंकि मेरे से भी ऑडिट में पूछा गया था कि कोई मैनेजमेंट ऑफ चेंज हुआ या नहीं. तो ये सर ने बताया था कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज हर जगह रिक्वायर्ड रहता है प्रोजेक्ट के अंदर. कुछ भी हो, लोकेशन चेंज होएगी तब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, पर्सन चेंज होगा तब भी.
ये था वो रिप्लेसमेंट इन काइंड, इसके बारे में बात कर रहा था मैं कि अगर हमको चेंज कर रहे हैं और उस सेम रिप्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल है, एन आइटम, इक्विपमेंट, केमिकल, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पीपल एक्सेट्रा दैट मीट्स द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जो हमारी पहले वाली उससे मीट कर रहा है, अगर हम उसको सेम को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमको एमओसी नहीं चाहिए होता है। तो ये है सर इसमें अभी एमओसी में। चलो भाई किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है यार। अकबर का भी खत्म नहीं हुआ है, अकबर के 3 स्लाइड रह रहे हैं। अकबर तुम दिखाना चाहोगे, खुद पढ़ना है हमें? आपको मर्जी सर। चल बता दे यार फटाफट। ये देखो, इसमें पूरा पिक्चोरियल ये दिया था कि स्क्रीन तो शेयर करो भाई। अकबर जी आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी इसमें। शेयर करो उसी बटन पे, माइक के पास वाले पे जाके दोबारा कर। धीरज तुम हटाओ ना भाई। जी सर। अजी 10 लाख। अरे यहाँ से नहीं, ऐप पे जाके हटा, उस पे बीच में क्लिक कर, बस हो गया। चलो अकबर अब तुम कर। Only a very small amount of very toxic material can cause a serious adverse effect. तो छोटा भी टॉक्सिक कम अमाउंट का भी एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है कि hazardous material can enter the body through the inhalation, absorption and injection है। फुल पेज करो, फुल पेज करो यार, कम दिख रहा है मुझे तो। सर पीपीटी मोड में लेके आओ, फुल पेज करो। ठीक है सर। नेवर पुट ऑन soiled or contaminated cloths. Many people have the collapse after the wearing contaminated cloths, gloves, boots and etc. ये क्या पीपीएस मैनेजमेंट में आता है। जैसा कंटामिनेटेड जो भी ग्लव्स है कहाँ पर भी इधर उधर फेंक नहीं सकता है कि जो नॉलेज नहीं रहेगा वो बंदा फिर भी इसको पहन सकता है। ठीक है। ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी पोटेंशियल एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल। तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही है, जैसे उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। रिट्रीट फ्रॉम द hazardous areas on the first sign of any toxic effects है। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट should not be a substitute or a proper AV, जैसे हम लोग बात किए थे कि ये रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड प्रायर टू एंट्री इनटू ए कन्फाइंड स्पेस। ये भी सबको पता है कि गैस टेस्ट के बारे में भी जब से हम लोग बात किए थे। ठीक है। ऑलवेज वियर द prescribed personal protective equipment where the hydrogen sulfide is concentrated or suspected है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, ब्रेकिंग कंटेनमेंट है, फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये एक बार देख लिए तो आपको पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। इमरजेंसी रेस्पॉन्स के बारे में भी बात किया था यहाँ पे। ट्रेनिंग ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स के बारे में भी ये कर रहे थे कि ये नीड है करके। गुड कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द इमरजेंसी सिचुएशन टू अवॉइड द मिक्सअप्स एंड डिलेस करके। ठीक है। ये गैस डिटेक्टर्स के बारे में जैसे जब से मैं बताया था ना कि जैसा पुराना कंपनी में हम लोग कहते थे कि 5 गैस डिटेक्टर था जो टनलिंग में जब जाते हैं। ठीक है। डू नॉट आइसोलेट द सेफ्टी शावर्स। सेफ्टी शावर्स, ये शावर्स जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे बंदे लोगों को क्या है शावर फैसिलिटी दिया जाता है और आई को वॉश करने का आई फैसिलिटीज भी दिया जाता है। जैसा वो खोलने से उसमें से पानी आता है उसको आंक ठंडा कर सकते हैं। जैसा मैक्सिमम हीट है, एक्सट्रीम हीट्स है, एक्सट्रीम hazardous सब्सटेंसेस के अंदर जहाँ पे काम करते हैं, जैसा टनलिंग हो गया, कन्फाइंड स्पेस में हो गया, वो वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज चेक अगेंस्ट योर MSDS बिफोर द डिसाइडिंग ऑन द मिटिगेटिंग मेजर्स। MSDS को थोड़ी चेक करना पड़ता है। ठीक है। सबको भी पता है। all known hazards must be removed and adequately controlled and communicated before the work permits are issued। जैसा हमारा ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जैसा हम लोग काम करते हैं, जैसे साइट सर्वे के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है और रिस्क असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है और मेथड ट्रीटमेंट के बारे में भी इसके ऊपर बात कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ द वाटर जेट्स, जैसे वाटर जेट्स का ये हमारे पास नहीं है। ऑलवेज फॉलो द मैनेजमेंट ऑफ द चेंज, जैसा अभी धीरज ने आपको सबको बताया था। ठीक है। All equipment handling hazardous substances must be constructed to meet all specifications, including person selection of the material of construction। ये भी
हजार्डियस सब्सटेंसेस का जैसा भी हैंडलिंग के बारे में बात कर रहा है, इसको भी हम लोग करते रहते हैं. MSDS must be checked for the all jobs and the critical elements of the risk assessment and confined space entry authorization. ठीक है, ये सभी पहले तो गो थ्रू जाएगा तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. विकास, हेलो विकास. सर हाँ सर. अरे यार तुम इनको ना पहले तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, उसके बाद अपडेट दे दे यार जो हमें बताते हैं. ये अपने सुनीत साहब या जो भी, इनको भी तो पता सारे EHS के हैं. धीरज और तुम्हें तो पता है, शायद मुझे भी पता है, इनको सबको थोड़ी ना पता है क्या चल रहा है. क्या कहता है?